हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर्स के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके पेपर्स में कौन कौन से नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे गए और नर्सिंग के लेवल के कौन से क्वेश्चंस थे उनको अपन डिस्कस करेंगे। और इमेज बेस्ड के क्वेश्चन भी अब की बार न्यू एडिशन के द्वारा यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन है अपना, नेशनल स्पोर्ट्स डे। पूछा गया क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती में ये 29 अगस्त को पर ईयर 29 अगस्त को मनाया जाता है। जो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है या राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे उनके बर्थडे या जन्मदिन की डेट को नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है पर ईयर मेजर ध्यानचंद की याद में। और वो हॉकी के बोल सकते प्लेयर थे और अपना राष्ट्रीय खेल भी हॉकी रखा गया है। नेशनल यूथ डे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे या बोल सकते हैं युवा नेशनल युवा डे, मतलब नेशनल युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है डीएसएसबी में। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, पूछा जा सकता है क्योंकि नवंबर की डेट नज़दीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। नेशनल कंज्यूमर डे या उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे, नेशनल स्पोर्ट्स डे और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। ये तो 29 अगस्त को हो गया और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर और नेशनल कंज्यूमर डे या उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना तो सारे याद हो जाएंगे। ये देखो नर्सिंग से एक क्वेश्चन आया था, द ग्रुप ऑफ नर्व लोकेटेड इन द सबम्यूकोजल लेयर। ऐसी कौन सी जो देखो नर्व के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? प्लेक्सस बोलते हैं। जो कहाँ पे लोकेटेड होती है? सबम्यूकोजल लेयर, जीआईटी के सबम्यूकोजल लेयर में स्थित होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो मिजेनियर्स प्लेक्सस या माइनियर्स, अपन वो कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उसको आप पढ़ सकते हो। मिजेनर्स प्लेक्सस अपन बोल सकते हैं। ये क्या करती हैं? दे रेगुलेट द सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटेस्टाइन। जो सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ को इंटेस्टाइन के अंदर ये रेगुलेट करती हैं। मिजनर्स प्लेक्सेस, यहाँ पे दो अपन बोल सकते हैं, एक मिजनर्स प्लेक्सेस होती हैं या एक और माइंट्रिक या ओराबैक प्लेक्सेस होती हैं। लेकिन ओराबैक प्लेक्सेस क्या करती हैं? जो मस्कुलर लेयर होती हैं, देखो सब म्यूकोजा हो गई, मस्कुलर लेयर हो गई यहाँ पे, ये देखो ओराबैक्स प्लेक्सेस या माइंट्रिक प्लेक्सेस आपकी मस्कुलर लेयर्स होती है। क्या रेगुलेट करती हैं? पेरिस्टालसिस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नर्व की ग्रुप को सब म्यूकोजल लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर्स होती हैं वो जो क्या रेगुलेट करती हैं? इंटेस्टाइन में सिक्रेटरी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वो मिजनर्स प्लेक्सेस होगी आपका राइट आंसर। मिजनर्स प्लेक्सेस जो कहाँ पे होती हैं? सब म्यूकोजल लेयर में। और म्यूकोजल लेयर में कौन सी प्लेक्सेस होती हैं? ओराबैक प्लेक्सेस या ओरबैक प्लेक्सेस बोल सकते हो। माइंट्रिक प्लेक्सेस होती हैं जो म्यूकोजल या मस्कुलर्स लेयर्स में, म्यूकोजल ये सब म्यूकोजल होती हैं, मस्कुलर्स लेयर में ये होती हैं। ओराबैक प्लेक्सेस या माइंट्रिक प्लेक्सेस मस्कुलर्स लेयर्स टू रेगुलेट पेरिस्टालसिस, जो पेरिस्टालसिस को रेगुलेट करती हैं। सबसे शानदार डीएसएसबी का क्वेश्चन है वॉरफेरिन एंटीडोट। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन सा होगा? विटामिन के इज़ द एंटीडोट ऑफ वॉरफेरिन। और अपन हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा होगा? तो
पूछा जा सकता है। वॉरफेरिन का पूछ लिए हैं तो हिपेरिन का भी पूछ सकते हैं। तो हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है? प्रोटामिन सल्फेट। ध्यान रखना, प्रोटामिन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। ये भी देखो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्लूटीन एंटेरोपैथी सीन इन विच कंडीशन? ग्लूटीन एंटेरोपैथी कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? तो ध्यान रखना, सभी को पता है सीलिक डिजीज़ में ग्लूटीन एंटेरोपैथी देखने को मिलती है। सीलिक डिजीज़ में पेशेंट को ग्लूटीन फ्री डाइट दी जाती हैं जो लाइफ लॉन्ग होती हैं। मतलब ग्लूटीन फ्री डाइट लाइफ लॉन्ग दी जाती हैं। मतलब ग्लूटीन डाइट को अवॉइड किया जाता है। जैसे आपका वीट हो गया, गेहूँ, वीट सबसे मोस्ट कॉमन, इसको अवॉइड किया जाता है। गेहूँ को वीट हो गया, ओट हो गया, बार्ले हो गया आपका, और आपकी राई हो गया। ये फोर्स कंपोनेंट हैं जिनको लाइफ लॉन्ग सीलिक डिजीज़ में दी जाती हैं। लाइफ लॉन्ग अपन बोल सकते हैं कि फ्री ग्लूटीन डाइट्स दी जाती हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है, ये देखो ब्रो, BROW, BROW, बी का मतलब होगा बार्ले, आर का मतलब हो गया राई, ओ का मतलब हो गया ओट, और डब्लू का मतलब हो गया वीट। तो ब्रो, वीट, ओट, राई और बार्ले को लाइफ लॉन्ग अपन बोल सकते हैं ग्लूटीन फ्री डाइट दी जाती है ग्लूटीन सीलिक डिजीज़ में। दिस डाइट इज़ अवॉइडिंग इन सीलिक कंडीशन में, इस डाइट को अवॉइड किया जाता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। ये फोर्थ कंपोनेंट्स को भी पूछा जा सकता है। डिजीज़ का नाम तो पूछ लिया कि ग्लूटीन एंटेरोपैथी कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, तो सीलिक डिजीज़ में, ये तो पूछ लिया है। लेकिन ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये देखो पैथेटिक नर्व इज कॉल्ड ट्रोक्लियर नर्व, इज आल्सो कॉल्ड एज पैथेटिक नर्व। पैथेटिक नर्व को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रोक्लियर नर्व होती हैं। फोर्थ नंबर की नर्व होती हैं। कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, इसकी ट्रिक को मैंने कभी का अपलोड किया है। अगर आपको सारी नर्व्स पढ़नी है तो मेरे वीडियो में जाके नर्व को ट्रिक के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। आपको पूरी की पूरी नर्व याद हो जाएगी एक वीडियो के अंदर। मतलब 5 से 6 मिनट में आपको सारी की नर्व याद हो जाएगी। कौन सी ऑटोनॉमिक हैं, कौन सी अपन बोल सकते हैं सेंसरी हैं, मोटर हैं, या मिक्स नर्व हैं। तो ये फोर्थ नंबर की नर्व को अपन बोलते हैं पैथेटिक नर्व। पूछा गया क्वेश्चन है फोर्थ नंबर की नर्व कौन सी होती हैं? ट्रोक्लियर नर्व के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक हो गया आपका, ये बोल सकते हैं सुपीरियर ऑब्लिक नर्व कौन सी है? सुपीरियर ऑब्लिक नर्व कौन सी है? ट्रोक्लियर नर्व, जो आइज़ के लिए, आई के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन या जीके का क्वेश्चन है, हु इज़ द सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया का सिविल एविएशन, या अपन बोल सकते हैं अपन ये आप ऐसे पढ़ सकते हो आप, सिविल एविएशन मिनिस्टर इंडिया का कौन है? तो अपन पहले सबसे सिविल एविएशन अपन बोल सकते हैं कि उड्डयन मंत्री कौन है? या अपन बोल सकते हैं विमान मंत्री अपन बोल सकते हैं, जो आप बोल हवाई जहाज या एयरप्लेन्स उड़ानी होती हैं, उसका कौन मंत्री है? तो अपन को ध्यान में, दोनों बाई लैंग्वेज में आप ध्यान दे सकते हो। सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? श्री किंजाराप्पू राममोहन नायडू। ध्यान रखना, श्री राममोहन नायडू जी हैं, याद रखना। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? राममोहन नायडू जी सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा अपन और नॉलेज ले लेते हैं कि सिविल एविएशन के फादर कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया? सिविल एविएशन के फादर कौन है? तो JRD टाटा जी हैं, जिसका फुल फॉर्म है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ध्यान रखना, JRD टाटा क्या हैं? सिविल एविएशन के फादर हैं इंडिया के अंदर। भारत में नागरिक उड्डयन को कौन नियंत्रित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, क्योंकि सिविल एविएशन के मिनिस्टर को पूछ लिया है। अब उनके बारे में उनका पिता कौन है ये भी पूछा जा सकता है कि उनको कौन नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं, भारत में नागरिक उड्डयन को कौन नियंत्रित करता है? नागरिक विमान महानिदेशालय डी हो गया आपका GCA। ये
जैसे DGCA, ये क्या है? जो आपके भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करता है। DGCA नागरिक विमान महानिदेशालय, दोनों को बाई लैंग्वेज में याद रखना। नागरिक विमान महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? हु वाज इंडियाज फर्स्ट पायलट, इंडिया का सबसे पहला पायलट कौन है? द फर्स्ट इंडियन पायलट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज JRD टाटा। JRD टाटा को जैसे पहले डिस्कस किया था, फादर ऑफ द, अपन बोल सकते हैं सिविल एविएशन के फादर हैं। ही ऑब्टेनेड द फर्स्ट पायलट लाइसेंस इन इंडिया इन फरवरी 1929 को उनको सबसे पहले लाइसेंस मिला था इंडिया के अंदर, पायलट लाइसेंस मिला था उनको। फर्स्ट पायलट कौन है? JRD टाटा। ध्यान रखना, JRD टाटा। जहांगीर अपन बोल सकते हैं जहांगीर दादाभाई टाटा जी। JRD कुछ भी आपको यहाँ नाम याद रहे उसी तरीके से आप याद रख सकते हो। हु इज़ द फर्स्ट लेडीज़ पायलट पूछा जा सकता है। सबसे पहली लेडीज़ पायलट कौन है? तो द फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया इज़ सरला थकराल इज़ द फर्स्ट लेडीज़ पायलट पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है। देखो, अपन ने सिविल एविएशन के सारे क्वेश्चंस आसपास के जो इम्पोर्टेंट हैं उसको डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट लेडीज़ पायलट कौन है? सरला थकराल। अपन भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है, और कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है। दोनों में से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बलजाक हवाई अड्डा सबसे छोटा हवाई अड्डा है। बलजाक हवाई अड्डा इस सबसे छोटा हवाई अड्डा है, जिसे तुरा हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तुरा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा होने का गौरव रखता है। मेघालय राज्य में स्थित है, लोकेटेड है। ध्यान रखना, भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कहाँ पे है? मेघालय में है। कौन सा है? बलजाक हवाई अड्डा। और जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तुरा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? छोटा और बड़ा दोनों याद रखना। जो भी इम्पोर्टेंट है आपके सबसे बड़े कौन सी जगह हैं, अपन कुछ भी मतलब माउंट एवरेस्ट, अरावली कौन सी सबसे बड़ी है, मतलब कुछ भी ये आप देख सकते हो कि कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, कहाँ पे लोकेटेड है, रेलवे स्टेशन कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सभी को पता है सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? हैदराबाद में है। हैदराबाद के तेलंगाना में राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेगमपट हवाई अड्डे की जगह 2008 में खोला गया था। ध्यान रखना, भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। कौन कौन से? सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद के तेलंगाना में। और इसकी जगह पहले कौन सा था हवाई अड्डा? बेगमपट हवाई अड्डे की जगह 2008 में खोला गया था। ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी जगह पे पहले कौन सा था? बेगमपेट हवाई अड्डा, और कहाँ पे हैं? हैदराबाद में। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया एयरपोर्ट? ऑल इंडिया एयरपोर्ट के चेयरमैन कौन है? AAI, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, ऑल इंडिया एयरपोर्ट। ऑल इंडिया AAI या ऐसे भी बोला जा सकता है, AIA या AAI, ध्यान रखना। ऑल इंडिया एयरपोर्ट का चेयरमैन कौन है? तो संजीव कुमार जी ऑल इंडिया एयरपोर्ट के चेयरमैन हैं। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ऑल इंडिया एयरपोर्ट के चेयरमैन कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया एयरपोर्ट? तो संजीव कुमार जी।
आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के चीफ कौन हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी के चीफ हैं। अध्यक्ष हैं आर्मी, आप बोल सकते हो कि थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? उपेंद्र द्विवेदी। देखो बाई लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि आर्मी के अध्यक्ष कौन है, मतलब थल सेना के अध्यक्ष कौन है। ये बाई लैंग्वेज हो गई थल सेना, ये हो गई आपकी थल सेना के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी जी है। पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है। न्यू क्वेश्चन है नर्सिंग के, न्यू क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो न्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी सारे के सारे पहले या तो किसी एग्जाम में पूछे गए थे या मतलब आपके मिलते जुलते क्वेश्चन थे, लेकिन ये नया क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ये देखो न्यू क्वेश्चन पूछा गया था, सजोसन सिंड्रोम के सिम्टम्स कौन कौन से हैं पूछा गया था क्वेश्चन। तो सिम्टम्स कौन कौन से हैं, क्या होता है अपन देखते हैं। एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है, ये एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है। कैरेक्टराइज बाय ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, ड्राई आइज और ड्राई माउथ, इसमें क्या होता है? ड्राई आइज और ड्राई माउथ, ड्राई आइज और ड्राई माउथ होता है। आइज क्या होती हैं? ड्राई, और माउथ भी क्या होता है? ड्राई। विद दिस डिसऑर्डर द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ओवन हेल्दी सेल्स, इसमें क्या होती है? बॉडी के जो इम्यून सेल्स होती हैं। विद दिस डिसऑर्डर द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स द ओवन हेल्दी सेल्स, बॉडी की जो हेल्दी सेल्स होती है इम्यून सिस्टम वहाँ पे अटैक करता है। दैट प्रोड्यूसेज, जो क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा एंड टीयर्स। ये देखो इन पे हेल्दी सेल्स होती हैं सलाइवा और टीयर्स में, उन पे एक्ट करके उनको डिक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होती हैं? ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ। सजोसन सिंड्रोम often occurs with other such disorder such as rheumatoid arthritis and lupus की कंडीशन में देखने को मिलता है। rheumatoid arthritis और lupus erythematosus की कंडीशन में ये देखने को मिलता है। एरिथमेटस ध्यान रखना, पीछे lupus erythematosus की कंडीशन में ये देखने को मिलता है। lupus erythematosus की कंडीशन में और rheumatoid arthritis की कंडीशन में सजोसन सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसमें ड्राई आइज और ड्राई माउथ होता है। किसके कारण होता है? कि बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं जो हेल्दी सेल्स पे अटैक करता है। जो हेल्दी सेल्स कौन सी होती हैं? सलाइवा और टीयर्स होती हैं, उन पे अटैक करते हैं, इनको डिक्रीज करता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? आइज ड्राई हो जाती है और माउथ ड्राई हो जाती हैं। ये और किस डिसऑर्डर में देखने को मिलता है? rheumatoid arthritis और lupus erythematosus की कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये देखो कोवुलरी यूटेरस क्वेश्चन पूछा गया था। कोवुलरी यूटेरस क्या होता है? कोवुलरी यूटेरस आल्सो नोन एज यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, इसको और किस नाम से जाना जाता है? यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी पूछा गया क्वेश्चन है। कोवुलरी यूटेरस आल्सो नोन एज यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी इज ए रेयर बट नॉन फैटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटल एब्रूशन। प्लेसेंटल एब्रूशन में प्लेसेंटा एब्रूसियो की कंडीशन में ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इट्स कोज बाय ब्लीडिंग फ्रॉम प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होती है? प्लेसेंटा की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लीडिंग हो जाती हैं, जो डीप मतलब बोल सकते हैं उसका ब्लड बाहर ना आके डीप टिश्यूज में चला जाता है। कैसे? प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स दैट सीप्स इनटू द decidua basalis and causes placental separation. The bleeding then infiltrate the lateral portions of the uterus making it very tense and rigid। ध्यान रखना, कोवुलरी एक यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, इसको और नाम से जाना जाता है। ये एक रेयर होती हैं बट नॉन फैटल कॉम्प्लिकेशन और प्लेसेंटल एब्रूसियो की कंडीशन में कोवुलरी देखने को मिलता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन और पूछा भी गया है। इट्स कोज्ड बाय, ये क्या कोज करता है? किसके कोज के कारण होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स, जो प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लीडिंग होने की वजह से कोवुलरी देखने को मिलता है। दैट सेप्स इनटू द डेसिडुआ बेसालिस में सबसे इंटर में मतलब डीप इंटर में ब्लीडिंग ब्लड
वहाँ पे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है एंड कोजेज प्लेसेंटल सेपरेशन, और प्लेसेंटा सेपरेशन को कोज करता है द ब्लीडिंग, देन इनफिल्ट्रेट्स द लेटरल पोर्शंस ऑफ द यूटेरस। ब्लीडिंग कहाँ पे चली जाती है, लेटरल पोर्शंस ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के लेटरल पोर्शन में कहाँ पे होता है, वहाँ पे ब्लैडर होता है, ब्लैडर में चली जाती है ब्लीडिंग, मेकिंग इट वेरी टेंस और रिजिड, जिसके कारण ब्लैडर क्या हो जाता है, टेंस और रिजिड हो जाता है। कोइलेरे यूटेरस इज टाइपिकली एसोसिएटेड विद एब्रूसिव प्लेसेंटा में देखने को मिलता है द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा दैट इज कॉल्ड एज एब्रूसिव प्लेसेंटा। दोनों देखो 2-3 क्वेश्चन इससे याद हो गए। एब्रूसिव प्लेसेंटा क्या होता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। इट कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया में भी कोइलेरे देखने को मिलता है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में भी देखने को मिलता है, प्लेसेंटा प्रीविया में भी कोइलेरे देखने को मिलता है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म एंड प्री इक्लेम्पसिया में भी देखने को मिलता है। कोइलेरे यूटेरस इज डायग्नोज्ड बाय किसके द्वारा डायग्नोज होता है, विजुअल इंस्पेक्शन और बायोप्सी। विजुअल इंस्पेक्शन और बायोप्सी के द्वारा इसको डायग्नोज किया जाता है। द रिकमेंडेड मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो सकता है। हिस्टेरेक्टोमी या हिस्टेरोटोमी भी की जाती है, इज यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, मतलब रेयर चांस में यूज कर सकते हैं, लेकिन हिस्टेरेक्टोमी यूज नहीं की जाती हैं। इन सम केसेज क्लोज मॉनिटरिंग एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग कैन प्रिवेंट हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी से देखो, क्लोज मॉनिटरिंग एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग कैन प्रिवेंट हिस्टेरेक्टोमी, मतलब हिस्टेरेक्टोमी से बचने के लिए थोड़ा अपन क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। और कोइलेरे को और किस नाम से, ये क्या है, यूटेरस को अपन बोल सकते हैं कि पेस मेकर इज द यूटेरस, पेस मेकर ऑफ द यूटेरस कोइलेरे है, ध्यान रखना, पेस मेकर ऑफ द यूटेरस ध्यान रखना। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कोइलेरे यूटेरस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज विजिलेंस एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग कैन प्रिवेंट एडवर्स मैटरनल एंड फेटल आउटकम्स। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लेसेंटा परक्रिएटा के बारे में पूछा क्वेश्चन। प्लेसेंटा परक्रिएटा इज ए सीरियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ये प्रेगनेंसी का सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। दैट अकर्स व्हेन द प्लेसेंटा अटैचेज टू द यूटेरस, प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच होता है, यूटेरस में, एंड ग्रोज थ्रू इट सम टाइम्स एक्सटेंडिंग टू नियर बाई ऑर्गन्स, और क्या हो जाता है, प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, नियर बाई ऑर्गन्स में एक्सटेंड करने लगता है। जो भी मतलब प्लेसेंटा जहाँ पे अटैच होता है उससे थोड़ा और आगे एडहेर होना लगता है, और पूरी की पूरी जो लेयर्स होती हैं अपन बोल सकते हैं प्लेसेंटा की, उसको वो क्रॉस कर जाएगा और बाहर निकल जाएगा और ब्लैडर तक पहुँच जाएगा, नियर बाई ऑर्गन्स तक पहुँच जाएगा। ही लाइक द नियर बाई ऑर्गन्स लाइक द ब्लैडर और रेक्टम, मैंने वो भी बताया ना। इट्स इज़ द मोस्ट सीवियर ग्रेड ऑफ प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा एक्रेटा का सबसे मोस्ट सीवियर है। विच इज ए कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा अटैचेज टू द डीपली एंड टू फ्रेमली इनटू द यूटेरस। इसमें क्या होता है, ये प्लेसेंटा है वो किस में अटैच होता जाता है, डीपली, जो लेयर्स होती हैं उसमें डीपली पेनिट्रेट हो जाता है, अटैच हो जाता है, और उसे उस लेयर्स को क्रॉस कर जाता है। अभी मैं डायग्राम के द्वारा बताऊंगा आपको क्या कैसे होता है। प्लेसेंटा परक्रिएटा कैन कोज डेंजरस ब्लीडिंग कोज करता है, स्पेशली ड्यूरिंग सर्जिकल डिसेक्शन व्हेन इट इन्वेड्स ब्लड वेसल को इन्वेड करता है। परक्रिएटा क्या होता है ये देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन कैसे होती हैं, डेसिडुआ कहाँ पे होती हैं, ये देखो डेसिडुआ, ये लेयर्स होती हैं डेसिडुआ की, ये होती है सेरोसा, ये होती है सेरोसा। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये प्लेसेंटा है आपका, यूटेराइन स्कार, यहाँ पे ये यूटेराइन स्कार है, ये नॉर्मल प्लेसेंटल है, ध्यान रखना। ये फिटस हो गया आपकी, डेसिडुआ कौन सी हैं, फिटस हैं, फिटस से जो कवर रहता है फिटस, डेसिडुआ रहती हैं, और आग सबसे बाहर वाली सेरोसा होती हैं, उसको क्रॉस कर जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा परक्रिएटा। यूटेराइन स्कार ये आपका ये प्लेसेंटा हो गया, ये प्लेसेंटा हो गया, ये आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, ये फिटस हो गया। नॉर्मल प्लेसेंटल, एब नॉर्मल प्लेसेंटल में 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं। कैसे होती हैं, इसका डायग्राम भी आ सकता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन DSSB में इस बार पूछे जा रहे हैं, इससे पहले 2019 में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, मतलब इमेज बेस्ड में। अब DSSB थोड़ा प्रोग्रेस करके इमेज बेस्ड के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इनसे बनता है।
प्लेसेंटा एक्रिएटा होता है, सॉरी एक्रिएटा प्लेसेंटा इनक्रिएटा और प्लेसेंटा परक्रिएटा। प्लेसेंटा एक्रिएटा में क्या होता है, ये देखो प्लेसेंटा एक्रिएटा ये डेसिडुआ को थोड़ा सा इन्वेड करता है, थोड़ा सा एडेयर होता है प्लेसेंटा नॉर्मली एडेयर होता है, थोड़ा सा एडेयर होता है प्लेसेंटा एक्रिएटा में। और प्लेसेंटा इनक्रिएटा में क्या होती हैं, जो सेरोसा होती हैं वहाँ तक ये प्लेसेंटल एडेयर हो जाती हैं, सेरोसा तक एडेयर हो जाती हैं। और प्लेसेंटा परक्रिएटा सेरा को रप्चर करके बाहर निकल जाती हैं। दैट इज कंडीशन एज प्लेसेंटा परक्रिएटा। ध्यान रखना, क्वेश्चन दे सकता है कि ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिल रही हैं, ध्यान रखना। व्हाट इज़ लोचिया, लोचिया से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसकी लेयर्स के बारे में, मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 स्टेजेस के क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था। मतलब लोचिया शायद रुब्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो अपन बात करेंगे लोचिया अल्बा के बारे में या रुब्रा के बारे में, थोड़ा याद नहीं है तो पूरे के अपन देख लेंगे, तीनों कंडीशन देख लेंगे। तो लोचिया क्या होता है, लोचिया इज़ द वेजाइनल डिस्चार्ज यू हैव आफ्टर गिविंग बर्थ, मतलब बर्थ के बाद में जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन को लोचिया बोलते हैं। इट कंटेंस ए मिक्स ऑफ ब्लड, ये इसमें कौन से होते हैं, मिक्स ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड यूटेराइन टिश्यू होते हैं। इट इज़ ए स्टेल मस्टी ओडोर लाइक मेंस्ट्रुअल पीरियड डिस्चार्ज एंड कैन लास्ट सेवरल वीक्स, और लास्ट सेवरल वीक्स तक होता है। 42 डेज के बाद में पोस्टमार्टम में होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज लोचिया। ध्यान रखना, इसमें कौन क्या क्या कंटेंट रखते हैं ये भी पूछा जा सकता है। ब्लड होता है, म्यूकस होता है, यूटेराइन टिश्यूज होते हैं, और इसकी अपन बोल सकते हैं मस्टी ओडोर लाइक मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती हैं। ये 3 कंडीशन इसमें देखने को मिलती हैं। लोचिया रुब्रा हो गई, लोचिया सेरोसा हो गई और लोचिया अल्बा हो गई। अब अपन बात करेंगे, ये देखो लोचिया रुब्रा हो गई और इसको और किस नाम से, करियोन्टा। ध्यान रखना, करियोन्टा लोचिया रुब्रा में देखने को मिलती हैं, सेम टू सेम होती, मतलब लोचिया करियोन्टा ये इसका नाम है। दूसरा नाम है इज़ द फर्स्ट डिस्चार्ज कंपोज्ड ऑफ ब्लड, ये ब्लड से कंपोज होते हैं। सर्ट्स ऑफ फेटल मेम्ब्रेन्स के सर्ट्स के डेसिडुआ वर्निक्स कैसियोसा लेन्यूगो एंड मेम्ब्रेन्स। इट इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इट कंटेन्स। इट लास्ट 1 to 4 days आफ्टर बर्थ बिफोर ईजिंग टू लाइट स्पॉटिंग। इसमें लाइट स्पॉटिंग को देखने को सबसे पहले देखने को बाद अपन बोल सकते हैं कि बिफोर ईजिंग टू लाइट स्पॉटिंग से पहले देखने को मिलती हैं, और 1 से 4 डेज बाद बर्थ के बाद में देखने को मिलती हैं। ध्यान रखना, लोचिया रुब्रा क्या होता है, डार्क, डायरेक्ट में बताते हूँ, डार्क ब्लड, इसमें डार्क ब्लड देखने को मिलता है। ब्लड कैसे होता है, रेड कलर का ब्लड होता है, डार्क ब्लड अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं, आ रहा है। ये भी देखो लोचिया रुब्रा में ये भी कंडीशन पूछी जा सकते हैं, डार्क ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, लोचिया रुब्रा। और कितने डेज तक होती हैं, 1 to 4 डेज। ध्यान रखना, ये डेज भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले 1 से 4 दिन तक बर्थ होने के बाद में 1 से 4 दिन तक ये देखने को मिलती हैं, तो उस कंडीशन को लोचिया रुब्रा बोलते हैं। आगे आती हैं लोचिया सेरोसा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। लोचिया सेरोसा इज़ द टर्म फॉर लोचिया दैट हैज़ ए थिन एंड टर्निड ब्राउनिश और पिंक इन कलर। ध्यान रखना, इनका कलर ब्राउनिश और पिंक इन कलर की होती हैं। ब्राउनिश, इसकी कलर ब्राउनिश और पिंक इन कलर की होती हैं। ये देखो मैंने इस लाइन को अंडरलाइन किया है, बस इसी को ध्यान रखना है। और उसको डार्क रेड हम बोल सकते हैं, डार्क रेड ब्लड। इट कंटेंस सीरियस एक्सुडेट, ये कंटेंस सीरियस एक्सुडेट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, सर्वाइकल म्यूकस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी ध्यान रखना है, मतलब नॉर्मल ये इसमें कंटेंट्स होते हैं, जिसके कारण ये कलर किसका होता है, ब्राउनिश और पिंक कलर की हो जाती हैं। लोचिया सेरोसा में देखने को मिलती हैं। दिस स्टेज कंटिन्यूअस अंटिल अराउंड द 10th डे आफ्टर डिलीवरी के बाद में 10th डे के दिन में देखने को मिलती हैं, 10th डेज तक। लोचिया
serosa, which persists to some weeks after birth, can indicate late postpartum hemorrhaging and should be reported to physician। अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है PPS की कंडीशन में, ये देखने को मिलता है लेट पोस्टमार्टम में देखने को मिलता है 10th डे तक, और 1 to 4th डे लोचिया रूब्रा, और 10th डे तक लोचिया सेरोसा पूछा जा सकता है दोनों डेज। और कलर होता है ब्राउनिश पिंक इन कलर। ये पूछा था लोचिया सेरोसा पूछा था। लोचिया अल्बा या प्रूलेंटा इज द नेम ऑफ लोचिया वंस इट हैज़ टर्नेड वाइटिस और येलोविश वाइट। ये भी पूछा हुआ है वाइटिस। ये पूछा था क्वेश्चन टर्नेड वाइटिस और येलोविश वाइट कलर का लोचिया अल्बा होता है, मतलब लोचिया अल्बा दे दिया और ऑप्शन में दे दिया येलोविश वाइट कलर। इज टाइपिकली लास्ट फ्रॉम द 2nd थ्रू द 3rd to 6th वीक, मतलब 3rd से 6th वीक तक ये देखने को मिलता है। मैंने सबसे पहले दिया था 42 डेज तक ये देखने को मिलता है, मतलब पोस्टमार्टम की कंडीशन हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज लोचिया। तो 3rd से 6th वीक तक ये देखने को मिल रहा है, तो लोचिया आपका कौन सा होगा? अल्बा होगा। लोचिया रूब्रा से याद रखना रेड ब्लड, डार्क ब्लड, रूब्रा से और रेड ब्लड। 6th वीक आफ्टर डिलीवरी इट कंटेन्स फेवर रेड ब्लड सेल्स एंड इज मेनली मेड अप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। एपिथेलियल सेल्स किससे बने होते हैं? मेड अप होते हैं ल्यूकोसाइट से, एपिथेलियल सेल से, कोलेस्ट्रॉल, फैट, म्यूकस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कंटिन्यूएशन बियॉन्ड ए फ्यू वीक्स कैन इंडिकेट ए जेनाइटल लीजन हो सकता है विच शुड बी रिपोर्टेड टू फिजिशियन। ये हो रहा है तो फिजिशियन को अपन को रिपोर्ट करना है, ये भी ध्यान रखना है। लोचिया रूब्रा हो रहा है, अल्बा हो रहा है, तो अपन फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे, पूछा जा सकता है। लेरिंगोस्कोप ध्यान रखना, लेरिंगोस्कोप इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है लेरिंगोस्कोप का। मैं भी बता दूंगा लेरिंगोस्कोप कैसे दिख रहा है, इमेज में बताऊंगा अभी। इसकी ब्लेड्स का भी ध्यान में रखना, कौन सी ब्लेड्स किसके लिए यूज में आती है, कौन कितनी एज तक अपन बोल सकते हैं यूज। लेरिंगोस्कोप मतलब लेरिंग्स को देखने के लिए लेरिंगोस्कोप को यूज में किया जाता है। लेरिंगोस्कोप ब्लेड्स क्या होते हैं? द प्रॉपर साइज फॉर ए स्ट्रेट का मतलब क्या होती हैं? मिलर ब्लेड्स। साइज अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज, पेशेंट के अकॉर्डिंग लेरिंगोस्कोप ब्लेड्स को यूज में ली जाती हैं। तो अगर प्री मेच्योर है, अगर बच्चा प्री मेच्योर है तो ब्लेड की साइज़ होगी 0 होगी। और न्यूनेट हैं एज, अगर न्यूनेट हैं अगर, तो उसमें साइज होगी 0 से 1, साइज होगी 0 से अपन पूछ सकते हैं 0-1, ये साइज होती हैं 0-1 साइज होती हैं न्यूनेटल में। और 1 month to 2 years के बच्चे में साइज होती हैं 1 साइज होती हैं। पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्लेड्स की साइज इंपॉर्टेंट है। 1 month to 2 years में 1 साइज होती हैं, और 2 से 6 ईयर के बच्चों में 1-2 ये रेंज ध्यान रखना 1-2 होती हैं, और 6 से 12 में 2 होती हैं, ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स। प्री मेच्योर में इसकी साइज होती है लेरिंगोस्कोप ब्लेड की साइज होती हैं प्री मेच्योर में 0, और नियोनेट में होती हैं 0 से 1, और 1 मंथ से 2 ईयर्स तक के बच्चों में 1 साइज होती हैं, और 2 से 6 ईयर्स में 1 से 2 साइज होती हैं, और 6 से 12 ईयर्स में 2 साइज होती हैं, ध्यान रखना। और ओल्डर देन 12 ईयर्स से अपन बोल सकते हैं कि 12 ईयर से अगर ज़्यादा हैं तो 2-3 इसकी साइज होती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। और DSSB का नॉन नर्सिंग पेपर सॉल्यूशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को देखना पूरा, कैसे क्या नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। ये देखो लेरिंग्स को मतलब थोड़ा हटाने के लिए, या अपन बोल सकते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी में लंग्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेरिंगोस्कोप इंट्यूबेशन किया जा रहा है, TT अपन बोल सकते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी किया जा रहा है,
तब भी लेरिंगोस्कोप को यूज़ में किया जाता है। ये इमेज देख के पूछ लिया जाएगा क्या है ये, तो ये है आपका लेरिंगोस्कोप, लेरिंगोस्कोप भी बोलते हैं। ये आपका लेरिंगोस्कोप है। यहाँ पे ये ब्लेड होती हैं, ये हो गया। ये भी पूछा जा सकता है ये किसका है, ये हो गई आपकी सक्शन मशीन हो गई। और भी इमेज देख लेना आप कैसे क्या दिखता है। सक्शन मशीन हो गया। ये आपका हो गया, ये देखो किसकी इमेज है, ध्यान रखना। ये देखो क्वेश्चन मार्क चिन्ह की तरह है, डेन्यूवर रिट्रैक्टर का है। तो रिट्रैक्टर का भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। कौन कौन से रिट्रैक्टर हैं, उसकी कैसी इमेज आ रही हैं। तो इम्पोर्टेंट है डेन्यूवर रिट्रैक्टर, सबसे मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट है डेन्यूवर रिट्रैक्टर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।